जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों को रन फॉर स्टडी में। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अभी कर रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है डेली लाइव क्लास में 7:30 बजे जुड़ते हैं, और आप लोग जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश किया कीजिए। चलिए आप सबों को शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आपको जय हिंद। क्लास शुरुआत करने से पहले तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बाद बाकी बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में स्पेशल जो प्लेलिस्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस सारे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, लगभग जो है 250 से ज़्यादा इस चैनल पर जो है वीडियोज है। आप लगातार जो है कंटिन्यू चाहे तो क्लास कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये था कल का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी 46 नंबर क्वेश्चन। आज हम मूल रूप से 4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम अपने आप को जो है स्क्रीन पर से थोड़ा सा डिसअपियर कर देते हैं, ताकि आपको टेक्स्ट समझने में जो है दिक्कत नहीं हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको लिखना है। तो बता दें, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके, और ऐसा न हो कि आर्थिक विकास की लालसा में जो है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाए, और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कोयला पेट्रोलियम को अधिक से अधिक मतलब निकाला जाए, और भविष्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। कहने का मतलब सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि अपने आप को डेवलप करना है, लेकिन किस प्रकार से डेवलप करना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो भविष्य है, उनको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ न हो। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आते हैं इस संबंध में भारत और जो है विशेषकर जो बिहार के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत निम्न सुझाव इसके अनुकूल दिया गया है। से पहला आते हैं यहाँ पर, नहरी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नहरी नहीं होगा, शहरी हो जाएगा, ठीक है। शहरी होगा, या नहरी गलत लिखाया हुआ है, यहाँ पर शहरी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा। और इससे पानी की बर्बादी होती है और भूमि की उर्वरता जो है घट जाती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, देख लीजिए। तो क्या है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है जैसे चना, बाजरा, मूंग की खेती करनी चाहिए, और समतल असमतल भूमि को समतल बनाकर खेती करनी चाहिए। इसमें जो है जल की आवश्यकता कम होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सिंचाई के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। उसका चौथा पॉइंट है, खनिज संपदा एवं जो है खनिज तेल निकालने में आधुनिक उपकरण एवं जो है नई तकनीक प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि निकालने के क्रम में कम से कम बर्बादी हो। और अंतिम पॉइंट है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग यस टाइप कर दीजिए। हम लाइव है, साइड से लाइव है, ठीक है। ये प्रीमियर क्लास चल रहा है, आप लोग को बता दें, साइड से हम लाइव हैं। ओके, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको कमेंट का जवाब बोल के नहीं दे पाएंगे, हम लिख के दे सकते हैं। चलिए ओके, यहाँ आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग बहुत ही कम है। नगण्य का मतलब होता है बहुत ही कम। स्पष्ट करना है कैसे, कहने का मतलब भारत में बहुत सारा पशु है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक व्यवस्था में देखें इसका योगदान बहुत ही कम है। तो कैसे है, उत्तर में आते हैं। पशुपालन के मामले में भारत को विश्व में अग्रणी माना जाता है, और परंतु इतने पशुधन के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका जो है योगदान लगभग बहुत ही कम है। और इसके निम्न कारण है, भारत में अस्थायी चारागाह की बहुत ही कमी है, और मात्र 4% भूमि पर चारागाह बचा हुआ है, जहाँ पर मतलब जीव जंतु, सब ऐसे जीव जंतु जिसको चारा की आवश्यकता होती है चर सके, उसके लिए मात्र 4% भूमि है बस। उसके बाद आते हैं कि वह हमेशा जो है बंधी रहती है, और यहाँ बनी रहती नहीं होगा, बंधी रहती है यहाँ पर होगा, ठीक है। भारत के जिन भागों में पशुओं की संख्या अधिक मिलती है, वह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है, जिससे जो है पशुओं का चारा उपलब्ध होने में कठिनाइयाँ होता है, और चारे की कमी का सीधा प्रभाव जो दूध उत्पादन पर पड़ता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन योगदान बहुत कम हो पाता है। कहने का मतलब, अगर जिस जीव जंतु से हमको दूध उत्पादन होता है उसको खाना ही नहीं देंगे, तो दूध कहाँ से उत्पादन होगा। इसीलिए यही कारण है कि मतलब इतना पशुधन होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम भूमिका है पशुधन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में पशुओं
के उत्तम नस्ल और जो उन्हें पालने के वैज्ञानिक तरीके का भी जो है अभाव देखने को मिलता है। और हालांकि इस दिशा में सरकारी स्तर पर जो बहुत सारा प्रयास किया गया है और कुछ सफलता भी मिला है, परंतु जितना इस दिशा में कार्य करना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अतएव जो है उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव है, चारा का अभाव है, बीमार पड़ने पर इलाज का अभाव है, रख रखाव आदि में कमी है। उसके बाद पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक की कमी के कारण दुग्ध उत्पादन कम हो पाता है और जो है पशुधन अधिक होने पर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत ही कम है। तो यह 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है यस टाइप कर दीजिए। चलिए अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की भूमि का ह्रास हो रहा है, उसको रोकने के लिए मतलब सहयाद करें। कहने का मतलब उसके रोकने के लिए उपाय यहाँ पर लिखा है, रोकने के लिए क्या उपाय है उनको बताना है। कहने का मतलब आते हैं उसका उत्तर में, तो भारत का जनसंख्या कहीं कहीं पर टाइपिंग एरर है तो आप जो है देख लिया कीजिएगा, हम उसे सही बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन, भले ही गलती टाइपिंग क्या हो उसके अलग मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं भारत का जनसंख्या लगातार जो है वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय मतलब कम होती जा रही है। यहाँ पर आते प्रति व्यक्ति भूमि, अब कम पानी, यहाँ पर जो कुछ अलग लिखा गया देख लीजिए, भूमि ह्रास होते। ठीक है, कहने का मतलब ये भारत का जनसंख्या लगातार वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति भूमि जो है इसमें कमी पाई गई है, इसको एरर टाइपिंग एरर है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कल कारखानों के बढ़ने तथा जो है नगरों के विकास से भूमि का ह्रास हुआ है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं सही से। कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति भूमि मतलब जितना होना चाहिए भूमि में जो है कमी होते जा रहा है, ये सब टाइपिंग एरर है, भूमि में कमी होते जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कल कारखानों के बढ़ने तथा जो है नगरों के विकास से भूमि का ह्रास हुआ है, ह्रास का मतलब कमी होता है। और वन क्षेत्र जो है घटता जा रहा है, चारागाह भी समाप्त होते जा रहा है, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए भूमि के ह्रास को रोकना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और अधिक सिंचाई से भी समस्या उत्पन्न हो रही है और जल जमाव के कारण निचली भूमि बेकार होती जाती है और गुजरात में नमक के प्रभाव से ऊंची भूमि खेती के लायक नहीं रह गई है और हिमाचल प्रदेश बर्फ के जमाव के कारण राज्य का चौथाई भाग खेती के योग नहीं है और भूमि के कटाव से भी भूमि क्षेत्र घटता जा रहा है और पहाड़ी ढालों पर जो है वर्षा जल से शुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन से भी भूमि का ह्रास होता जा रहा है। इस सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। यहाँ पर भूमि ह्रास यानी भूमि का जो कटाव है उसको रोकने का क्या क्या उपाय है उसको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उपजाऊ पहला पॉइंट देखते हैं कि उपजाऊ भूमि को गैर कृषि में न उपयोग किया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि दर में जो है कमी लाई जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और वृक्षारोपण करके भूमि का क्षरण जो है उसको रोका जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थल की सीमावर्ती क्षेत्र में झाड़ियां लगाकर जो है मरुभूमि को मतलब मरुभूमि होने से रोका जा सके, अच्छे भूमि बनाए उसको। कारखानों के आसपास औद्योगिक कचरे को नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद देश में उद्योग का विकास किया जाना चाहिए, इससे कृषि भूमि पर जो है पर रहे बोझ को कम किया जा सकता है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा से देश की रक्षा करना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु अपर्दन को जो है रोकने के लिए पशुचारण पर जो है रोक लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार जो है यस टाइप कर दीजिए। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। देखिए किस प्रकार से हमने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा से एग्जाम दीजिए आप सभी। देखिए आते हैं हम लोग भारत की जल विद्युत परियोजना का विवरण प्रस्तुत करें। यहाँ विद्युत लिखाएगा, तो भारत की जल विद्युत परियोजना का विवरण प्रस्तुत करें। पहला यहाँ आते हैं सर्वप्रथम, उत्तर में आते हैं सर्वप्रथम दक्षिण भारत में कोयला और खनिज तेल के अभाव में कर्नाटक के शिव समुद्रम में जल शक्ति गृह स्थापित किया गया है। और इसके बावजूद बता दें बाद जब मुंबई पुणे में टाटा जल विद्युत परियोजना बनी है। इसके बाद दक्षिण भारत में पायकारा योजना बनी जिससे कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई आदि नगरों को जो है जल विद्युत की आपूर्ति किया गया। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में प्रथम जल विद्युत केंद्र मंडी है और इसके बाद गंगा नहर की जिला विद्युत ग्रिड स्थापित की गई है।
इसके बाद बता दें भाखड़ा नांगल परियोजना बनी है, कल पढ़ाए थे आपको। और आज देश भर में 80 जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। इनमें अधिक केंद्र बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में टाटा जल विद्युत, उसके बाद आते हैं कोयना काकड़पाड़ा, उसके बाद परियोजना है, उसके बाद आते हैं कर्नाटक में शिव समुद्रम, शिमोगा, शरावती एवं जो है भद्रा परियोजना, केरल में जो है पल्ली वासल आदि जो है तमिलनाडु में, उसके बाद पापनसम आदि आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा नागा अर्जुन आदि उड़ीसा में जो है हीराकुंड, उसके बाद बिहार में कोसी गंडक, झारखंड में दामोदर, उसके बाद आते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है गंगा ग्रीड शारदा सिंह जो है, उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में मंडी भाखड़ा नांगल, कश्मीर में बारामूला, उसके बाद निम्न झेलम आदि नदी पर जो है परियोजना बनाई गई है। कहने का मतलब बहुत सारे नदियां ऐसा है हमारे भारत देश में जहां पर जो है जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, जिससे जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना और जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना भी बनाई गई है, जो विवाद के घेरे में है, और आशा है कि विवाद खत्म हो गए और जो है परियोजना अच्छा से काम करने लग जाएगा। उम्मीद करते हैं यह 49 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का ये था लास्ट क्वेश्चन, हम टोटल 4 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से एक ही बार जो है 24 यानी 24 तारीख को मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है, कल छुट्टी दे रहे हैं आप सबों को, अच्छा से अपने से तैयारी कीजिए। कल आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नाइस डे, गुड नाइट। आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।